सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमूरे स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को और मृत्यु इनकी है 15 दिसंबर 1950 को। इनका जन्म भारत के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। जन्म स्थान इनका है नाडियाद गुजरात और पिता का नाम झावेर भाई और माता का नाम लाडवा देवी। इनका जो परिवार था वो था कृषक परिवार, लेवा कृषक परिवार यानी पाटीदार थे। और इनका जो उपनाम है वो है भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसने कहा? गांधी जी ने कहा। लौह पुरुष मीन्स कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ हो, जिसकी सोच शक्ति दृढ़ हो, जिसने भारत के एकीकरण में बहुत बढ़िया भूमिका निभाई हो, इसलिए इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। देखिए, इनसे पहले तक है ना, जो भारत के अंदर जो सेवाएं थी उनको आईसीएस कहा जाता था। यही वे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा आईसीएस को क्या कर दिया गया, आईएएस और आईपीएस में कन्वर्ट किया गया, इसलिए इन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जन्मदाता कहा जाता है। उपाधि थी इनकी सरदार की। सरदार की उपाधि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के समय, जब बारदोली सत्याग्रह सफल हो गया था, उसके बाद में वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया था, सरदार की उपाधि दी थी। इनके अलावा किए गए महत्वपूर्ण जो आंदोलन थे वो कौन कौन से थे? एक तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था। गांधी जी के सहयोगी के रूप में इन्होंने काम किया था। उसके अलावा 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और 1923 में जो बरसाड़ सत्याग्रह है, इसके अंदर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, नेतृत्व किया किसानों का। 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह है, आप ये मानोगे कि ये जो बारदोली सत्याग्रह है ये इनके जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन था। और इसी आंदोलन की बदौलत ये पूरे भारत के अंदर एक प्रकार से एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आए थे। 1931 में इन्होंने कराची के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की। और 1947 के अंदर जो रियासती विभाग बनाया गया उसके अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। इनको देखिए अभी विस्तार से पढ़ेंगे, एक बार केवल इनके पूरे जीवन को एक बार देखते हैं अपन। तो 1947 में रियासती विभाग के अध्यक्ष बने। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री भी थे और सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो जो अंतरिम सरकार थी उसके अंदर इन्हें क्या बनाया गया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। इसके अलावा पटेल को भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। और इनके द्वारा 562 जो देसी रियासतें थी, देखिए कहीं पर 565 आ जाता है, कहीं पर 562 आ जाता है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो रियासतों का एकीकरण जो था भारत के आज़ादी के समय, भारत विभाजन के समय जो रियासतें थी, जो कुछ रियासतें ऐसी थी जो अलग रहना चाहती थी, तो उनका क्या किया, सभी को भारत के अंदर मिलाया, राजनीतिक एकीकरण किया। किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और स्पेशली यहाँ पर क्या है कि हैदराबाद का जो है ना वो एकीकरण ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया। ये ऑपरेशन पोलो क्या था कि यहाँ पर हैदराबाद में क्या थे कि उस समय एक ऐसा स्टेट था हैदराबाद जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलो ग्राउंड थे 17। इसीलिए यहाँ पर जो ये ऑपरेशन किया गया सेना के द्वारा, इसे क्या नाम दिया गया? पोलो, ऑपरेशन पोलो। इसके अलावा इनके लेखन कार्यों में देखें तो भारत विभाजन इनकी लेखनी है। और उसके अलावा मुसलमान और शरणार्थी, आर्थिक व विदेश नीति, कश्मीर और हैदराबाद और गांधी, नेहरू, सुभाष। अब देखिए यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इनकी जो चाहे रचना हो, चाहे जो किए गए काम हो, वो ज़्यादा मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके काम ऐसे थे कि जो हर जो भारतीय है उसके जहन में छपे होते हैं। जैसे कि भाई भारत का एकीकरण किया इन्होंने, रियासतों का एकीकरण किया। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह था, उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि वहीं से उनको सरदार की उपाधि मिली है। लेखन कार्य में आप देखोगे तो इससे पहले जितने भी आपने भारत के जो महापुरुष पढ़े या इसके अलावा जो भारतीय नेता पढ़े, लेकिन यहाँ जब इनको पढ़ते हो ना, तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं तो ये क्या थे, भारत विभाजन के समय भारतीय रियासतों के एकीकरण से जुड़े हुए थे। तो यहीं पर आप याद हो जाएगा कि भारत विभाजन इनकी बुक है। मुसलमान और शरणार्थी भी इनकी है। कश्मीर और हैदराबाद, तो देखोगे आपकी इन्होंने क्या किया था कि कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये जो कुछ रियासतें थी, भोपाल, जोधपुर, ये जो कुछ रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, तो अपनी बुद्धि के चलते और साम दाम दंड जो भेद की जो नीति होती है उसे लगाकर इन्होंने क्या किया था, इनको भारत के अंदर मिलाया था। तो अब यहाँ से ये भी याद हो जाएगा कि कश्मीर और हैदराबाद भी क्या थी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल की रचना। और गांधी नेहरू सुभाष, ये भी किसकी रचना थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की रचना। नेक्स्ट देखिए, अगर इनके शुरुआती जीवन की बात करें तो 1910 में इंग्लैंड गए थे बैरिस्टर बनने के लिए। मिडिल टेम्पल जो कॉलेज थी वहाँ पर इन्होंने दाखिला लिया था। देखिए जाने तो वाले थे ये, लेकिन इससे पहले इनके बड़े भाई जो थे विठल भाई पटेल, वो चले जाते हैं इंग्लैंड में। तो अपने बड़े भाई के सम्मान पूर्वक वो रहने देते हैं कि वो नहीं जाते हैं। लेकिन 1909 के आसपास इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और उसके बाद में क्या करते हैं, 1910 के अंदर ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई करके ये भारत लौटते हैं 1913 में, और ये अहमदाबाद में ही वहाँ पर क्या करने लग जाते हैं, अपनी वकालत शुरू कर देते हैं और अहमदाबाद में बस जाते हैं। 1915 में गुजरात सभा के सदस्य बने। 1916 में गांधी जी के संपर्क में आए और लखनऊ कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। यानी 1916 और 17 का ये ऐसा दौर है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, एक प्रकार से सक्रिय राजनीति के अंदर ये आने शुरू हो गए। 1917 में ये अहमदाबाद नगर पालिका के सदस्य चुने गए। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया व तिलक स्वराज कोष में गुजरात से 10 लाख रुपए एकत्रित किए। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। गांधी जी को एक प्रकार से अपना ये क्या मानते थे, गुरु मानते थे। तो सीधी सी बात है कि गांधी जी की जो भी विचारधारा होगी, उस विचारधारा का प्रभाव सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर होगा। इसके अलावा गांधी जी जिन जिन आंदोलनों की शुरुआत करेंगे उन सभी आंदोलन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग लेंगे। तो अब यहाँ से हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। तो आप ये देखोगे जैसे 1919 का चाहे रोलेट एक्ट का विरोध वाला आंदोलन हो, चाहे 1920 का असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो 1930 के अंदर, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो 1942 में, और चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो 1940 में, सभी आंदोलन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग लेंगे। तो इसमें देखो इन्होंने क्या किया था कि जैसे आपको बताया था मैंने पिछली क्लासेज के अंदर कि 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को क्या हो गया था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो फिर क्या किया गया था, कांग्रेस के द्वारा एक फंड बनाया गया था तिलक स्वराज कोष। तो उस फंड के लिए इन्होंने गुजरात से 10 लाख रुपए एकत्रित किए। 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के 36वें वार्षिक अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। जो 1921 में जो कांग्रेस का 36वां वार्षिक अधिवेशन था उसके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1922 में बर्मा तक की यात्रा की और गांधी जी के द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के लिए 10 लाख रुपए एकत्रित किए। 1922, 1924 और 1927 में ये क्या बने, अहमदाबाद नगर निगम के 3 बार अध्यक्ष भी बने। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक है। 2013 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शिलान्यास किया था और 2018 में उन्होंने देश को इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को समर्पित कर दिया। अब ये तो है इनके पूरा जीवन के बारे में कि अगर कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो कम से कम ये जो 1 पेज है ना, ये उसको पूरा याद होना चाहिए अच्छे से कि कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया और कौन कौन सी उनकी बुक थी। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो बनेगा कि एक तो उनका आंदोलन से संबंधित बनता है, एक उनकी उपाधियों से संबंधित बनता है और एक उनकी बुक से संबंधित। अब यहाँ पर उनके जो इंपॉर्टेंट काम थे वो 3 काम इंपॉर्टेंट थे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट था उनका बारदोली सत्याग्रह, ये पढ़ना अपने को विस्तार से। इसके अलावा कराची अधिवेशन और जो इन्होंने रियासती विभाग का गठन किया था इनकी अध्यक्षता में, इसके बाद में इन्होंने किस प्रकार से रियासतों का एकीकरण किया था वो पढ़ना। तो सबसे पहले देखिए बारदोली सत्याग्रह। गुजरात के अंदर बारदोली तालुका है। तालुके का मतलब जैसे इस प्रकार से जो अभी जो उपखंड होते हैं ना, तहसील होते हैं वो, ठीक है। तो गुजरात का बारदोली तालुका था। ये कैसा आंदोलन था, किसान आंदोलन था। अब सीधी सी बात है कि किसान है तो आंदोलन क्यों करेंगे, क्योंकि भू राजस्व बढ़ा दिया गया था, उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये किसानों की मांग थी इसलिए इन्होंने आंदोलन किया था। नेतृत्वकर्ता कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कारण क्या था कि जनवरी 1926 में लगान अधिकारी ने लगान में 30% बढ़ोतरी की सिफारिश की। कि जनवरी 1926 में जब यहाँ पर एक लगान अधिकारी को भेजा तो उसने क्या कहा कि यहाँ पर है ना 30% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जबकि उस समय अकाल पड़ा हुआ है, लोग जितना पहले से टैक्स जो लग रहा है ना उसको चुकाने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी उस लगान अधिकारी ने क्या कह दिया कि 30% बढ़ोतरी होनी चाहिए लगान के अंदर। अब इसके खिलाफ जो यंग इंडिया अखबार था, नवजीवन था, उसके अंदर भी इस लगान वर्दी के खिलाफ लेख लिखे गए। अब बारदोली सत्याग्रह किसने किया, तो किसानों और काली पराज ने किया। और यहाँ पर जो आपको एकदम अच्छे से याद रखना वो क्या है कि कौन सी जांच समिति का गठन किया गया था बाद में,
तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का गठन किया गया था। अब ये देखिए, किसान तो आप समझते हो काली पराज क्या थे, उसको देखना एक बार। देखिए यहाँ पर क्या था, ये जो पाटीदार थे ना गुजरात के, तो पाटीदारों के खेत है ना दुबला आदिवासी जोतते थे। सॉरी, आदिवासी जाति थी एक दुबला, ठीक है ना, वो जोतते थे। इन्हें क्या कहा जाता था, काली पराज, यानी काले लोग। अब ये तो क्या थे, इनके बंधुआ मजदूर थे। आप एक प्रकार से कहते हो कि एक हाली प्रथा थी, बंधुआ थे, यानी ये काली पराज इन पाटीदारों के बंधुआ थे। ये यहाँ पर ही रहते थे, इनको जीवन यापन करने के लिए थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिलता था तो इन्हीं पाटीदारों के द्वारा मिलता था। एक प्रकार से कहते हो कि शोषण तो इनका होता था, लेकिन बाहर इनको इतना दिखाया नहीं जाता था कि इनका इतना शोषण हो रहा है क्या। तो गांधी जी क्या करते हैं, जब गांधी जी भी यहाँ से जुड़ते हैं तो गांधी जी ने भी इनके उद्धार के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा जिम्मा उठाया। गांधी जी ने इनका जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया, रानी पराज। रानी पराज का मतलब जंगल के लोग, यानी जंगल में रहने वाले लोग, तो रानी पराज कर दिया। ये क्या थी, हाली प्रथा है, बंधुआ प्रथा थी। और 1927 में रानी पराज के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने भी की थी। तो एक प्रकार से जो किसान और ये काली पराज हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो पाटीदार थे, किसान थे, इनके अंडर में क्या थे, काली पराज थे। तो इन्हीं ने क्या किया था, ये किसान आंदोलन में भाग लिया था, ये जो आपका बारदोली सत्याग्रह था इसमें। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही लगान अधिकारी क्या करेगा, सिफारिश करेगा 30% की, तो जुलाई 1927 में जो बंबई का गवर्नर है ना, उसने कहा कि 30% तो नहीं, लेकिन 21.97% वृद्धि करने की घोषणा की। और घोषणा क्या है, इसको लागू कर दिया कि लगान में 21.97% वृद्धि करेंगे। तो वहीं पर एक इस तालुका में बामनो नाम का गांव था, वहां पर 60 गांव के प्रतिनिधियों ने सरदार पटेल को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। यानी इस बामनो गांव में 60 गांव के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि एक ऐसे नेता को बुलाया जाए जिसकी ख्याति अब बढ़ चुकी है। तो देखिए, इससे पहले बारदोली से पहले देखो इन्होंने कौन कौन से किए थे। इन्होंने खेड़ा के अंदर भाग लिया था और बरसात सत्याग्रह के अंदर भाग लिया था इनके द्वारा। तो इस समय तक थोड़ी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ख्याति थी ना, वो लोगों के अंदर फैल चुकी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आमंत्रित करेंगे और वो इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो 4 फरवरी 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। देखिए 5 फरवरी जो थी वो थी टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि, और ठीक इससे एक दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। अब जैसे ही नेतृत्व संभालेंगे तो उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, तो सरदार पटेल के कहने पर किसानों ने प्रभु व खुदा के नाम पर कर न चुकाने की शपथ ली। तो सीधी सी बात है कि टैक्स को लेकर ही तो क्या है, लगान को लेकर ही तो ये आंदोलन हो रहा है। तो सबसे पहला तो काम इनके द्वारा यही होगा कि हम क्या नहीं करेंगे, कर नहीं चुकाएंगे। तो ऐसी शपथ किसानों के द्वारा ली गई। अब इन्होंने क्या किया, वल्लभ भाई पटेल ने 13 छावनियों में बांट दिया पूरे तालुके को। बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। भाई सीधी सी बात है, अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हो तो उसका प्रचार प्रसार तो होना चाहिए ना, और वो किसके माध्यम से होगा, पत्रिकाओं के माध्यम से होगा। तो बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। आंदोलन के तरीकों की पालना के लिए एक बौद्धिक संगठन भी स्थापित किया। नेक्स्ट है, जिन लोगों ने आंदोलन का विरोध किया उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। अब देखिए कई ऐसे व्यक्ति भी थे जो क्या कर रहे थे, इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते, विरोध कर रहे थे, तो उनका क्या किया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया, ताकि लोगों में एक प्रकार से डर बन जाए कि सामाजिक बहिष्कार अगर होगा तो फिर हमें समाज से बाहर कर दिया जाएगा, हमें समाज में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिस कारण से भी लोगों ने क्या किया, जो चोरी छुप के जो टैक्स जमा करवा रहे थे उनके अंदर कमी आई। इसके अलावा के.एम. मुंशी व लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद की सदस्यता से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। अब आगे देखिए कि आंदोलन के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़तालें भी हुई। अब जो ये रेलवे हड़तालें होने लगी तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने सोचा कि हो सकता है कि भविष्य में जो रेलवे हड़तालें हैं, ये जो मजदूर हैं, ये हो अगर इन किसानों से मिल जाएगा तो बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस समस्या को हल किया जाए। और इसी बीच क्या होते हैं कि गांधी जी भी 2 अगस्त 1928 को बारदोली पहुंच जाते हैं। तो सरकार के द्वारा राजस्व अधिकारी मैक्सवेल व न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड, यानी कि क्या बनेगी समिति, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति ने लगान में 21.97% को गलत माना और लगान में 6.03% बढ़ोतरी की बात कही। इस प्रकार से किसानों की जीत हो जाती है। अब देखिए आपको याद क्या करना है, यहाँ से 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि जो लगान अधिकारी शुरुआत में आया था उसने कितना टैक्स निर्धारित किया था, 30%।
उसके बाद में जो बंबई का गवर्नर था उसने कितना निर्धारित कर दिया, उसने पहले तो सिफारिश की थी 30% की, लेकिन लागू कितना कर दिया 21.97%, यानी लगभग आप 22% याद करो। उसके बाद में जब किसान आंदोलन सफल हो जाता है, बारदोली सत्याग्रह सफल हो जाता है, तो उससे पहले है ना, सफल होने से पहले एक जो जांच समिति बनाई गई थी उसका नाम क्या था, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड। ये मैक्सवेल तो कौन था, ये तो राजस्व अधिकारी था। मैक्सवेल तो राजस्व अधिकारी था और ब्रूमफील्ड कौन था, न्यायिक अधिकारी था। तो इस कमेटी की जांच के बाद में जो लगान में बढ़ोतरी हुई वो कितनी परसेंट हुई, 6.03% हुई, यानी कि 6%। अब देखो याद कैसे करना है। अब जो क्रिकेट देखते हैं ना उनके तो ये बहुत सरल सा है। क्रिकेट में आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल है। और मैक्सवेल क्या करता है, फील्ड के ऊपर, है ना, फील्ड यानी खेल मैदान होता है ना, फील्ड के ऊपर छक्के मारता है, छक्के लगाता है भाई, बहुत छक्के लगाता है। यानी तो आप यहाँ से देखोगे कि मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड, फील्ड यानी ब्रूमफील्ड, तो मैक्सवेल क्या करता है, फील्ड पर छक्के लगाता है। छक्के यानी क्या मतलब, यहाँ से क्या हो जाएगा 6, यानी कि जो ये निर्धारित करेंगे, कितना टैक्स निर्धारित करेंगे 6.03, या केवल आप लगभग में मान लो कि 6% निर्धारित करेंगे, तो ये यहाँ से याद हो जाएगा कि मैक्सवेल जो है वो फील्ड पर क्या करता है, 6 लगाता है। तो बारदोली किसान आंदोलन के लिए कौन सी जांच समिति का गठन किया गया था, तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड समिति। और कितने परसेंट की सिफारिश की थी इन्होंने, लगान में वृद्धि की 6% की सिफारिश की थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट यही बनता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बनता है ना वो ये फैक्ट बनता है जो पीछे पढ़ा आपने, कि बारदोली सत्याग्रह के सफल होने पर यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। क्वेश्चन आता है कि किस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तो बारदोली के दौरान। और किसने दी, महिलाओं ने। ये स्पेशली अच्छे से ध्यान रखोगे, महिलाओं ने। अब देखिए इस समय गांधी जी ने क्या कहा था कि बारदोली संघर्ष चाहे कुछ भी हो, यह स्वराज प्रताप प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें क्या कर रही है, स्वराज के पास ले जा रही है। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि ये कोई स्वराज प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, ये तो छोटा सा एक संघर्ष है एक प्रकार से, लेकिन इस तरह का हर एक संघर्ष, हर एक कोशिश हमें क्या करेगी, स्वराज प्राप्ति के पास ले जा रहा है। अब देखिए कांग्रेस का कराची अधिवेशन क्या था, 29 मार्च 1931 को ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता कौन करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, इस समझौते के, या जो कराची अधिवेशन है, इसके मुख्य बिंदु आप देखिए, और ये आपको याद रहने चाहिए हमेशा, कि दिल्ली समझौते को मंजूरी। अभी बताऊंगा क्या है दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौते यानी गांधी इरविन समझौते को मंजूरी। सेकंड था पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी कहाँ पारित किया गया, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सॉरी। अब देखिए इसको यहां से समझो, गांधी इरविन समझौता क्या था। तो देखिए पहले की क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन जब अपन इसको गांधी जी को पढ़ेंगे ना आगे, तो पूरा विस्तार से समझेंगे कि गांधी इरविन समझौता क्या था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को हुआ था। एक बार इस क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे कि कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन, जो भारत के वायसराय थे उस समय, उनके बीच में समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। अब देखिए कोई भी समझौता होता था तो उसको कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती है ना, उससे क्या करवाना पड़ता है, कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन से क्या करवाना पड़ता था, उसको अनुमति लेनी पड़ती थी। अब गांधी जी ने इरविन के साथ में समझौता तो कर दिया 5 मार्च 1931 को, लेकिन उस समझौते को लागू करने के लिए क्या करना पड़ा, कांग्रेस की जो वार्षिक सम्मेलन था, जो वर्किंग कमेटी थी, वहां से उनको अनुमति लेनी थी। तो वो अनुमति उनको कहाँ मिलती, फिर 29 मार्च 1931 को जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो रहा था, वहां से उनको अनुमति लेनी थी। अब देखिए आप मोटा मोटा समझोगे ना, तो गांधी इरविन समझौता क्या था, गांधी इरविन समझौता, गांधी वर्सेस या इरविन समझौता क्या था, तो यहां पर आप देखोगे कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है, और 6 अप्रैल को ये दांडी यात्रा खत्म होती है। और यहाँ पर 6 अप्रैल को दांडी में गांधी जी क्या करते हैं, नमक बनाकर, कानून तोड़कर एक प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा, उसके बाद में क्या कर लिया जाता है, जो कांग्रेस के नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद में गांधी जी ने कुछ अपनी डिमांड्स रखी थी इरविन के सामने, और यहाँ तक अंग्रेजों को भी ये लगने लगा था कि लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे 1930,
1931 और 1932 तीन चरणों में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया। तो अंग्रेज ये समझ गए थे कि जब तक कांग्रेस भाग नहीं लेगी गोलमेज सम्मेलन में तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा कि गांधी जी के साथ में क्या किया जाए, समझौता किया जाए कि भाई आप क्या करो, गोलमेज सम्मेलन में भाग लो। ठीक है, इसके लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी जी की कुछ शर्तें थी, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस गांधी इरविन समझौते में कि गांधी जी जो है वो भगत सिंह, और ये बात आपको पहले भी बताई थी मैंने पिछले की क्लासों में जो भगत सिंह को पढ़ा था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी से बचाने के लिए कार्य नहीं कर पाए एकदम अच्छे से, यानी कि ये बचा नहीं पाए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस गांधी इरविन समझौते के तहत बचा नहीं पाए। और जितने भी जो राजनीतिक कैदी थे ना उनको रिहा कर दिया गया था इस समझौते के तहत। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो जाती है 23 मार्च 1931 को। अब सोच के देखो आप, 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई, और ये गांधी जी जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं फिर, कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने कराची जा रहे हैं। और ये कराची का वो ही एरिया, भारत का उत्तर पश्चिम वाला एरिया जिधर से आपके भगत सिंह आते हैं। ठीक है, तो वही एरिया, अगर वहां आप गांधी जी जाएंगे तो सीधी सी बात है उनका क्या होगा, फिर लोगों के द्वारा क्या होगा, बहिष्कार होगा। तो इसी समय गांधी जी को नवयुवकों के द्वारा, लोगों के द्वारा काले झंडे दिखाए गए और इनको कहा गया कि गांधी जी जाओ। जिस प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध किया था, ठीक इसी प्रकार से इनका भी विरोध हुआ यहाँ पर कि गांधी वापस जाओ, गांधी वापस जाओ। क्योंकि जो लोगों की जो एक जो अवधारणा थी कि गांधी जी ने पूरा प्रयास नहीं किया भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचाने के लिए। अब इस प्रकार का विरोध हो रहा था गांधी जी का, और फिर भी गांधी जी कहाँ पर आ गए, कराची अधिवेशन में आ गए। गांधी जी के जो कुछ साथी थे, ऐसे कुछ जो लोग थे कांग्रेस के, वे भी गांधी जी के थोड़ा इस विचारधारा के पक्ष में नहीं थे कि उन्होंने उनको बचाया नहीं था। जैसे सुभाष चंद्र बोस को आपने पढ़ा था कि वहाँ पर क्या था कि सुभाष चंद्र बोस भी क्या थे कि गांधी जी के इस मतलब जो नहीं बचा पाने के जो रवैया था गांधी जी का, या आप कह सकते हो कि जो असमर्थता थी, तो सुभाष चंद्र बोस भी क्या थे, सुभाष चंद्र बोस के मन में भी इस बात का विरोध था। लेकिन वो उनको ये पता था अगर मैं स्पष्ट रूप से विरोध करूंगा तो कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने विरोध को अपने मन के अंदर ही दबाए रखा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो और जनता है उसके अंदर तो विरोध है, और उस जनता के विरोध को शांत करने के लिए कांग्रेस के द्वारा कुछ कदम उठाए जाएंगे। और वो उन कदमों में से कौन से थे कि ये मौलिक अधिकार और ये राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। आप एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जो जन आक्रोश था उस समय जनता के अंदर, उस जन आक्रोश को थोड़ा बहुत कम करने का प्रयास इन दोनों कामों के द्वारा किया गया कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया। अब देखो, इस समय कांग्रेस के कुछ लोग जो थे वो गांधी जी के विरोध में थे, और गांधी जी को क्या करना है, इस समझौते को पारित करवाना है। दिल्ली समझौता भी कहा जाता था इसे, गांधी इरविन समझौते को पारित करवाना है। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी को ये आभास भी था कि मेरा विरोध होगा, तो गांधी जी ने यहाँ पर धमकी तक दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये समझौता पारित नहीं हुआ ना तो मैं क्या करूंगा, कांग्रेस को छोड़ दूंगा। तो एक प्रकार से आप ये देखोगे कि लगभग एक ये औपचारिक अधिवेशन ही था कि जिसके अंदर केवल और केवल गांधी जी की धमकी के बाद में क्या किया गया, दिल्ली समझौते को मंजूरी दे दी गई थी। अब मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित कर दिया है, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। और आप ये कह सकते हो कि ये 20 सूत्री स्वराज प्रस्ताव था जिसके अंदर मौलिक अधिकार भी शामिल थे और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी शामिल थे। यानी जो जनता में जो आक्रोश था इस समय, उसको कुछ हद तक दबाने के लिए या उसको डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस के द्वारा एक प्रकार से 2 प्रस्ताव थे ये पारित किए गए, और ये बताने का प्रयास किया कि हम जो है वो जनता के हित में काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने घोषित किया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, आर्थिक आजादी भी जरूरी है। अब देखिए मौलिक अधिकारों में कौन कौन से थे, भाषण व प्रेस की स्वतंत्रता, सभा व संगठन की स्वतंत्रता, यानी लोगों को भाषण करने की स्वतंत्रता मिले, सभा संगठन की स्वतंत्रता मिले, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो, जीविका उपार्जन व धर्माचरण की स्वतंत्रता हो, कोई भी धर्म का पालन करे, जाति धर्म लिंग से हटकर कानून के समक्ष सभी समान होंगे, निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी दी गई, अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्र की संस्कृति व भाषा लिपि की सुरक्षा की गारंटी दी गई। ये एक प्रकार से कह सकते हो कि मौलिक अधिकार दिए गए। इसके अलावा आर्थिक कार्यक्रम निर्धारित किया गया, और उस आर्थिक कार्यक्रम में क्या किया गया, महिला मजदूरों की सुरक्षा, उनके जो काम करने के जो घंटे थे नियत किए गए, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति के लिए प्रयास,
उसके अलावा मजदूरों व किसानों को यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी गई। अलाभकार जोतों को लगान से मुक्ति, यानी कि जिन खेतों से, जिन जोतों से क्या हो रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो वहां से उनको लगान हटा लिया जाएगा। किसानों को कर्ज से राहत व सूदखोरों पर नियंत्रण किया गया। मुख्य उद्योग व उद्यान उद्यान खद्यानों और खनिजों पर क्या होगा, राजकीय स्वामित्व होगा, राजकीय नियंत्रण होगा, यानी कि ये राज्य या स्टेट के अंडर में चले जाएंगे। मौजूदा सैन्य खर्चे को कम से कम 50% तक कम किया जाए। इसके अलावा विद्यालयों में जाने वाले बच्चों को कारखानों में काम पर क्या हो, प्रतिबंध हो। इस प्रकार से एक आर्थिक और जो मौलिक अधिकारों का कार्यक्रम 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। अब कराची अधिवेशन में गांधी जी ने 30 मार्च 1931 को कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। अब देखिए ये बात कहने को कहाँ जरूरत पड़ी गांधी जी को, क्योंकि इस समय उसके कांग्रेस के अंदर देखो, बाहर तो विरोध था ही, कांग्रेस के लोगों के अंदर गांधी जी विरोधी भावना थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी क्या था, लोगों में गांधी विरोधी भावना थी। और उसी भावना के बाद में गांधी जी के एक ये कोटेशन दिया कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद क्या रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा। इसके अलावा देखिए एक बरसात सत्याग्रह की बात हुई थी अपनी, कि 1923-24 में एक बरसात सत्याग्रह हुआ था। उसका आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब यहाँ पर था क्या, ये बड़ा मजेदार था, सोच के जैसे फिल्में बनती है ना, वैसे ही एक आंदोलन सत्याग्रह था। कैसे कि यहाँ पर एक डाकू था देवर बाबा, वो क्या करता था, गाँव को और जो लोगों को लूटता था और लूट कर है ना वो चला जाता था। अब सरकार जो थी उस समय की, जो पुलिस थी, सरकार थी, वो इसको पकड़ने में नाकाम थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसी का एक प्रतिद्वंदी जो डाकू था उसको अपनी तरफ मिला लिया, जिसका नाम क्या था, अली। तो उसी के प्रतिद्वंदी डाकू अली को अपनी तरफ मिलाया सरकार ने, पुलिस ने। और क्या कहा कि उसको क्या दिया कि जो हथियार दिए, उसको आदमी उपलब्ध करवाए, और क्या कहा कि तुम है ना उसको लूटो और उसको है ना पकड़ कर लाओ। यानी कि एक चोर को दूसरे चोर की रुखाड़ी सौंप दी। अब इसने क्या किया, अली ने क्या किया कि पकड़ना तो था इस देवर बाबा को और इसको, लेकिन इसने क्या कर दिया, वो जो इसको संपत्ति दी गई थी, जो हथियार दिए गए थे, इसका गलत फायदा उसने उठाना शुरू कर दिया और उसने क्या कर दिया, जनता को लूटना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस जो यहाँ पर जो सरकार थी वो भी परेशान हो गई, और सरकार का ये मानना था कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, वे क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं की मदद से वो क्या कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। तो सरकार ने क्या कर दिया, जनता के ऊपर एक कर लगा दिया, जिस कर का नाम क्या था, हेडिया कर। क्या नाम था, हेडिया। और जिसमें 2 रुपये 7 आना प्रत्येक व्यक्ति को देना होता था। ये कर सरकार के द्वारा जनता पर लगा दिया कि ये जनता है ना, ये खुद मिली हुई है इन डाकुओं के साथ में। तो इस नए कर के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, और एक व्यक्ति थे हार्डिमन, और हार्डिमन ने पटेल के इस सत्याग्रह को ग्रामीण गुजरात का पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा। इसके अलावा रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग का गठन किया गया। सचिव कौन थे, वीपी मेनन। और इनका यही था कि जो 562 देशी रियासतें हैं उनको विलय पत्र पर साइन करवाकर, और ये विलय पत्र जो है ये क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन, यानी कि भारत के अंदर जो विलय का जो पत्र था वो क्या कहलाता था, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन। तो इसके ऊपर साइन करवाकर भारत का एकीकरण किसके द्वारा किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इसके अलावा देखो कि स्वतंत्रता आंदोलन में पटेल किस प्रकार से थे कि 1919 के रोलेट एक्ट के विरोध में भी, आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। और इस आंदोलन के समय इन्हें गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, अहमदनगर फोर्ट जेल के अंदर रखा गया था। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है ना, देखिए कि आप ये देखोगे कि कई बार विद्यार्थियों के मन में, और ये अभी भी चर्चा का विषय रहता है कि पटेल वर्सेज नेहरू, यानी कि प्रधानमंत्री पटेल को बनना चाहिए था, इतने सीनियर लीडर थे, गांधी जी के एक सच्चे सिपाही भी थे, और तो पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर क्या कर दिया गया, नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। और क्या उस समय की क्या थी व्यवस्थाएं थी, तो देखिए आप, जब 1946 के अंदर जब कांग्रेस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने वाले थे, उस समय क्या था कि जब 1946 के अंदर जो आपका कैबिनेट प्लान था, और उस कैबिनेट प्लान के तहत ये तो पता चल गया था कि जल्द ही क्या होने वाला है, भारत को आज़ादी मिलने वाली है। और ये भी तय था कि अब जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वो ही क्या बनेगा, भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो 1946 में जब जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के जो लिए इलेक्शन हो रहे थे,
तो उसमें जो नॉमिनेशन किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया गया। अब इस नॉमिनेशन में जब 15 जो सदस्य थे उनमें से 12 सदस्यों ने तो क्या कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में वोट कर दिया, और जो 3 सदस्य थे उन्होंने किसी के पक्ष में भी वोट नहीं किया। यानी सरदार पटेल को 12 वोट मिले, नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला। इस प्रकार से जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते वो कौन बनते, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते, और जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वही क्या होगा, फिर भारत का क्या बनेगा, पीएम बनेगा। अब यहाँ पर गांधी जी नहीं चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बने, प्रधानमंत्री बने। उनका मानना था कि सरदार से कुछ और भी जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं। तो इन्हें क्या कहा गया कि गांधी जी ने एक इनको लेटर लिखा, सोच के देखिए, गांधी जी ने इनको लेटर लिखा और लेटर में क्या कहा कि आप जो अपना है जो नॉमिनेशन फॉर्म है ना वो वापस ले लो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना कोई बात कहे, बिना कुछ पूछे अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, और उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, और शायद कहीं ना कहीं गांधी जी को यह भी लग रहा था कि सरदार पटेल ऐसे व्यक्ति हैं जो बातों को मान जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता था कि सरदार पटेल को ये कहा जाएगा कि आपकी कुछ और जिम्मेदारियां हो सकती हैं भारत के अंदर, कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आप गृह विभाग संभालो, और जो अनेक रियासतें अलग अलग जाना चाहती हैं, तो सबसे बड़ा काम तो है कि एक प्रकार से यूनाइट इंडिया का निर्माण करना, एकीकृत भारत का निर्माण करना। और वहाँ से फिर इन्होंने क्या किया, रियासतों का एकीकरण का प्रयास किया, और सभी रियासतों को एकीकृत करके एक नवीन भारत को जन्म दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये हालांकि बहुत बड़ी चर्चा की बात है, और अगर कभी समय मिलेगा तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक मतलब आप क्लास ज़रूर करेंगे कि गांधी बनाम जो नेहरू थे, कि कौन किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। और इसी के लिए इन्हें क्या दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया, और इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। अगर वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और ऐप को भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।